Hello guys and welcome back to Shikha Classes. In this video we are going to discuss a very short but sweet poem written by William Butler Yeats. The name of the poem is No Second Troy. Now जैसे ही इसका हम हेडलाइन पढ़ते हैं, इसका टाइटल पढ़ते हैं, हम एल्यूड कर सकते हैं टू द ट्रोजन वॉर. तो इट्स क्लियर कि विलियम बटलर ईट्स ने अपने टाइटल से ही लिटरेरी डिवाइस यूज़ करना शुरू कर दिया है. दैट लिटरेरी डिवाइस इज ऑफ कोर्स एल्यूजन. सो बेसिकली एल्यूजन है क्या कि जब कोई एक राइटर या पोएट या कोई मान लीजिए फिल्म मेकर वो कोई ऐसे वर्ड या कोई ऐसे चीज़ को रेफ़र कर रहा है जो वो मान रहा है कि उसके बारे में आप जानते होंगे, उसको वो थोड़ा भी डिटेल में नहीं बता रहा है, जस्ट एक हल्का सा उसका जिक्र कर दे रहा है. ग्रीक माइथोलॉजी में बहुत सारे लीजेंड्स में और स्पेशली होमर की ग्रेट एपिक इलियड में एक स्टोरी है जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत महिला रहती है, हेलेन. बहुत खूबसूरत तो रहती है लेकिन लीजेंड्स में ऐसा दिखाया गया है कि वो नोटोरियस होती है किस चीज़ के लिए. तो उनकी शादी होती है स्पार्टा के राजा मेनेलस से. स्पार्टा ग्रीस में एक जगह है लेकिन वो ट्रोजन प्रिंस यानी कि ट्रॉय एक जगह होती है, उसके प्रिंस पेरिस के साथ भाग जाती हैं. कुछ लीजेंड्स में ये भी जिक्र है कि पेरिस उसे किडनैप कर लेता है. सो वजह जो भी हो, पर मेनेलस की वाइफ हेलेन ट्रोजन किंगडम में चली जाती है. उसके बाद फिर मेनेलस अपनी आर्मी लेकर ट्रॉय जाते हैं. ट्रॉय की धरती पर एक युद्ध होता है, एक वॉर होता है. पोएम के पोएट या स्पीकर आप जो भी कह लीजिए, वो ये कहना चाह रहे हैं अब किसी लेडी के कारण कोई हिंसा नहीं होगी, कोई लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी. सो नो सेकेंड ट्रॉय. ये पोएम के थ्रू जिन बातों को रेफ़र किया जा रहा है वो सब अच्छे से समझने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम ईट्स की बायोग्राफी को थोड़ा जान लेते हैं, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं. विलियम बटलर ईट्स, जिनका जन्म 1865 में हुआ था एंड ही डाइड इन द ईयर 1939. वो एक आयरिश पोएट, ड्रामेटिस्ट और राइटर थे. आयरिश कहते हैं आयरलैंड के लोगों को. और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर थे इन 20th सेंचुरी. आयरलैंड में लिटरेरी रिवाइवल में उनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है और लेडी ग्रेगरी के साथ मिलकर उन्होंने एबे थिएटर को स्टैब्लिश किया था. 1923 में ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर. और बाद में चलकर जब आयरलैंड ब्रिटिशर्स से आज़ाद हो गया तो आयरिश फ्री स्टेट में उन्होंने 2 टर्म एज अ सीनेटर भी सर्व किया है. नाउ अब हम उनके लाइफ के उस फेज़ के बारे में जानते हैं जिससे ये पोएम रिलेटेड है. 1889 में ईट्स की मुलाकात मॉड गॉन से होती है. एक सिर्फ 23 साल की लेडी रहती हैं, एक बहुत बड़े प्रॉपर्टी की मालकिन रहती हैं, मीन्स शी बिलोंग टू द फैमिली ऑफ नोबल्स. और साथ साथ शी वॉज एन आयरिश नेशनलिस्ट. और बहुत सारी जगह ये मैंशनड है कि वो एक्ट्रेस भी होती हैं और वो बहुत खूबसूरत होती हैं. तो कहीं ना कहीं इनके इस वर्क में और भी कुछ वर्क्स में वो ट्रॉय से आयरलैंड को कंपेयर कर रहे हैं, उसको एल्यूड कर रहे हैं. और हेलेन जो कि एक नोटोरियस कैरेक्टर है ग्रीक माइथोलॉजी में, उससे वो मॉड गॉन को रेफ़र कर रहे हैं. शायद वो मॉड गॉन पे एक इल्ज़ाम लगा रहे हों कि वो अपनी खूबसूरती का फ़ायदा उठा रही हैं और आयरलैंड के सिंपल लोगों को भड़का रही हैं कि वो नेशनलिस्ट फ्रीडम मूवमेंट में पार्ट लें और वायलेंस को भी यूज़ करने के लिए वो उनको परसुएड कर रही हैं. और ईट्स वो वायलेंस को बहुत पसंद नहीं करते थे, वो उसके खिलाफ थे. और इसलिए वो ये कहना चाह रहे हैं कि अब किसी लेडी के बहकावे में, उसके इन्फ्लुएंस में आकर कोई सेकेंड ट्रॉय नहीं होगा. मॉड गॉन से मिलने के बाद उनको एक ऑब्सेसिव इन्फैचुएशन हो गया, एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो गया मॉड गॉन की तरफ, जो उनकी पोएट्री में और बाद की ज़िंदगी में बहुत क्लियर दिखता है. अपोजिट्स अट्रैक्ट. एक तरफ ये कंजर्वेशनल आइडियाज़ को होल्ड करने वाले पर्सन थे और दूसरी तरफ वो कम्प्लीटली फ्री स्पिरिटेड थी. 91 में ईट्स मॉड गॉन से मिलते हैं आयरलैंड में और मैरिज के लिए उन्हें प्रपोज करते हैं, लेकिन मॉड गॉन उन्हें रिजेक्ट कर देती हैं. वो बाद में चलकर मॉड गॉन को 3 बार और मैरिज के लिए प्रपोज करते हैं, 1899 में, 1900 में एंड 1901 में. और हर बार मॉड गॉन उन्हें रिफ्यूज़ कर देती हैं. और प्रॉब्लम उनके लिए और तब बढ़ जाती है जब 1903 में मॉड गॉन आयरिश नेशनलिस्ट मेजर जॉन मैकब्राइड से शादी कर लेती हैं. हालांकि वो शादी ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं है, वो टूट जाती है. इनका जो पोएम है नो सेकेंड ट्रॉय, वो मॉड गॉन को एड्रेस किया गया है. पोएम कब पब्लिश हुआ था तो मैंने बहुत सारी जगह सर्च किया. कुछ जगह लिखा है
कि ये सबसे पहले 1910 के वॉल्यूम द ग्रेट हेलमेट एंड अदर पोएम्स नाम के बुक में पब्लिश हुआ था। उसके बाद फिर 1916 में जब ईस्टर रिवॉल्यूशन हुआ, जब आयरलैंड की धरती पे बहुत मेजर रिवॉल्यूशन हो रहा था, उस वक्त ये पब्लिश हुआ इन द कलेक्शन ऑफ पोएम नेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अदर पोएम्स। और हाँ, अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हैं और आपका MEG 1 का एग्ज़ाम आने वाला है तो मैंने उस पर कुछ वीडियोस बनाए हैं। मैं और भी बहुत सारे वीडियोस बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर आपको नोट्स वगैरह कुछ भी परचेज़ करना है MEG 1 के पोएम से रिलेटेड तो आप काइंडली मुझे मेल कीजिए एट दिस ईमेल एड्रेस। सो इस पोएम में बेसिकली 4 रेटोरिकल क्वेश्चंस हैं। नाउ व्हाट आर रेटोरिकल क्वेश्चंस? जब हम किसी पॉइंट को एम्फेसाइज करने के लिए एक उसको इंटरोगेटिव सेंटेंस के फॉर्म में लिखते हैं, बट द स्पीकर इज़ नॉट डिमांडिंग एन आंसर, उसको कोई आंसर नहीं चाहिए, वो बस अपने पॉइंट को एम्फेसाइज कर रहा है। तो जो पहला रेटोरिकल क्वेश्चन है उसी से ये पोएम शुरू होता है। वाई शुड आई ब्लेम हर दैट शी फिल्ड माई डेज विथ मिजरी और दैट शी वुड ऑफ लेट हैव टॉट ऑफ इग्नोरेंट मैन मोस्ट वॉलेंट वेज। पोएट या स्पीकर ये कह रहे हैं कि मैं उसे क्यों ब्लेम करूं कि उसने मेरी ज़िंदगी को मिजरी से भर दिया, दुख से भर दिया, या फिर मैं उसे इस चीज़ के लिए क्यों ब्लेम करूं कि उन्होंने आयरलैंड के इग्नोरेंट मैन को, यहाँ पर इग्नोरेंट का मतलब है वो लोग जिनको बहुत नॉलेज नहीं है, तो आयरलैंड के सीधे साधे कॉमन लोगों को उसने वॉलेंट तरीके सिखाए। नाउ द पॉइंट इज कि ही इज़ नॉट आस्किंग दिस क्वेश्चन टू समवन, एक्चुअली वो कहीं ना कहीं उसे ब्लेम कर रहे हैं। नाउ यहाँ पे हर या शी ये किसके लिए यूज़ किया जा रहा है? मॉड गॉन के लिए। और आई कौन है? आई इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम दैट इज़ विलियम बटलर ईट्स। कहीं ना कहीं ईट्स मॉड गॉन को ब्लेम करते हैं इन चीज़ों के लिए, अपने ज़िंदगी को दुख से भर देने के लिए और आयरलैंड में कॉमन लोगों को वॉलेंट तरीके सिखाने के लिए। और इसलिए वो कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि मैं उसे क्यों ब्लेम करूँ। सेकेंड लाइन में एक वर्ड यूज हुआ है लेट, दैट शी वुड ऑफ लेट हैव टॉट, मीन्स मे बी अर्लियर मॉड गॉन के पॉलिटिकल थॉट्स ऐसे नहीं होंगे, उनमें चलकर शायद उनके पॉलिटिकल व्यूज़ चेंज किए होंगे और वॉलेंट वेज को उन्होंने अपनाया होगा, इसलिए वो कह रहे हैं दैट शी वुड ऑफ लेट हैव टॉट टू इग्नोरेंट मैन मोस्ट वॉलेंट वेज। द पॉइंट इज़ कि आप देखिए कि यहाँ लाइन फिनिश हो रहा है पोएम का, लेकिन सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है, और ऐसे लिटरेरी डिवाइस को इंजैममेंट या रन ऑन लाइन बोला जाता है। ऑल्सो फर्स्ट लाइन में आप देखिए और बहुत सारी जगह इस पोएम में और भी एलिटरेशन लिटरेरी डिवाइस भी यूज़ हुआ है, शुड, शी, एंड इन दोनों वर्ड्स के स्टार्टिंग के कॉन्सोनेंट साउंड सेम है। और हर्ल्ड द लिटिल स्ट्रीट्स अपॉन द ग्रेट हैड दे बट करेज इक्वल टू डिज़ायर। नाउ दे यहाँ पर रेफर कर रहा है द कॉमन पीपल ऑफ आयरलैंड। हर्ल्ड वर्ड का मतलब है किसी चीज़ को बहुत फोर्स के साथ फेंकना। What the poet is trying to say कि मॉड गॉन ने वहाँ के कॉमन लोगों को वॉलेंट वेज सिखाए, वो लोग जो लिटिल स्ट्रीट्स में रहते थे, जो छोटे स्ट्रीट्स में रहते थे, जो कॉमन आयरिश पीपल थे। ग्रेट किस चीज़ को डिनोट करा? द ग्रेट स्ट्रीट, जहाँ पर अमीर लोग रहते थे, नोबल मैन रहते थे, ब्रिटिशर्स भी वहाँ रहते थे। उन लिटिल स्ट्रीट्स में रहने वाले लोगों को लड़ना सिखाया, फोर्स यूज़ करना सिखाया, वॉलेंट वेज यूज़ करना सिखाया अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, जिनके खिलाफ, जिनसे आज़ादी की लड़ाई वो लड़ना चाह रही थी, लड़ रही थी। वो कह रहे हैं हैड दे मीन्स द कॉमन मैन ऑफ आयरलैंड, क्या उनके पास जितनी इच्छा है आज़ादी की उतनी हिम्मत है आज़ादी की? या मॉड गॉन के लीडरशिप से पहले क्या उनके अंदर उतनी हिम्मत हुई होगी कि वो उन नोबल मैन के खिलाफ, उन ब्रिटिशर्स के खिलाफ इतने मजबूती से लड़ सके? हालांकि उनके अंदर आज़ादी की ख्वाहिश, डिज़ायर हमेशा से रही होगी, पर उतनी हिम्मत नहीं रही होगी क्योंकि वो उन अमीर लोगों के खिलाफ कहीं खड़े नहीं होते, ना पावर से ना पैसे से। और ईट्स का दर्द या डर इस बात का है कि इन वॉलेंट वेज को यूज़ करके आयरलैंड की धरती पे ये प्रॉब्लम्स और भी बढ़ जाएंगे, इन ये कॉमन पीपल हैं, इनका नुकसान ज़्यादा होगा। दूसरा रेटोरिकल क्वेश्चन शुरू होता है, व्हाट कुड हैव मेड हर पीसफुल with a mind that nobleness made simple as a fire। Now again यहाँ पे रन ऑन लाइन यानी इंजैममेंट लिटरेरी डिवाइस यूज़ हो रहा है क्योंकि सेंटेंस फिनिश नहीं हो रहा है, बट पोएम का लाइन ख़त्म होकर दूसरे लाइन में रन ऑन कर रहा है। रीड्स ये सोच रहे हैं कि उसके माइंड को पीसफुल कैसे बनाया जाता। तो नोबलनेस का यहाँ पर क्या सेंस है, ये बताने की कोशिश की जा रही है कि मॉड गॉन
एक नोबल फैमिली को बिलोंग करती है। उस ज़माने में नोबल हम कहते थे उन लोगों को, उन फैमिलीज़ को जिनके पास बहुत प्रॉपर्टी होती थी, वो सोसाइटी में एक पोजीशन, एक रैंक होल्ड करते थे। सो मॉड गॉन बिलोंग टू अ नोबल फैमिली। वो एजुकेटेड थी, वो रिच थी, लेकिन एजुकेटेड, रिच, सो कॉल्ड समझदार होने के बावजूद उनके माइंड में एक फायर था, एक आग था, अपने देश को आज़ाद करने की आग। और ईट्स यही कहते हैं कि इनको डर था कि मन में जो ये आग है, ये फायर है, वो कहीं आयरलैंड की धरती को जला ना दे। एक एंगल से लेकिन अगर हम देखें तो हमें मॉड गॉन बिल्कुल सही लगती हैं। मॉड गॉन को अपने लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा, और कॉमन लोग जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं रोज जिंदगी में, के लिए वो लड़ाई लड़ रही थी। ईट्स भी अपने देश की आज़ादी चाहते थे और प्रोग्रेस चाहते थे। मॉड गॉन भी वही चाहती थी, बस उनके थॉट प्रोसेस, उनके रास्ते अलग अलग थे। तो यहाँ पे स्पीकर ये कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं कि उसका वो माइंड पीसफुल कैसे हो सकता था जब उसके अंदर जो भी एजुकेशन था, उसका फैमिली बैकग्राउंड था, वो सब होने के बावजूद शी वॉज फिल्ड विथ फायर। तो दैट माइंड कैन नॉट बी पीसफुल। उनका माइंड जिसमें फायर था, पैशन था, जुनून था अपने देश को आज़ाद करने के लिए, वो शायद कोई और तरीका सोच ही नहीं सकती थी। विथ ब्यूटी लाइक अ टाइटन्ड बो, अ काइंड दैट इज़ नॉट नेचुरल इन एन एज लाइक दिस। ना बो किसको बोलते हैं? धनुष को। तो धनुष का जो स्ट्रिंग होता है जिसमें कि हम तीर फंसा के ऐसे मारते हैं, तो स्ट्रिंग जितना टाइट होगा, हमारा एरो यानी हमारा तीर उतना ही दूर तक जाएगा, हमारा निशाना उतना ही सटीक लगेगा। इस तरह से वो इल्ज़ाम डाल रहे कि तुम अपने ब्यूटी को यूज़ करके लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही हो और उनको इन वॉयलेंट रास्ते पर ले जा रही हो। और तुम्हारी जो ये खूबसूरती है, चाहे वो मेंटल हो या फिर वो फिज़िकल हो, ये खूबसूरती इस तरह के वक्त में, इस तरह के एज में नेचुरल नहीं है। मीन्स तुम अपने वक्त से अलग हटकर चल रही हो, तुम्हारा रास्ता अलग है। द पॉइंट इज कि एक तरफ गॉन के लिए जो इनके दिल में फीलिंग्स हैं, इस फीलिंग्स और आइडियाज़ में जो डिफरेंस है उसके बीच एक क्लैश है, और उसकी ब्यूटी ओल्ड स्कूल है, आज के ज़माने से बिल्कुल अलग है। एक टाइटेंड बो जिसकी स्ट्रिंग एकदम टाइट है, वो देखने में बहुत ग्रेसफुल, बहुत नोबल लगता है, लेकिन उसमें इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पावर होता है, क्योंकि वो एक तीर को बहुत दूर तक भेज सकता है, अपने लक्ष्य तक बिल्कुल पहुंच सकता है। इट्स कह रहे हैं कि बिल्कुल उसी तरह की खूबसूरती मॉड गॉन की है। वो ग्रेसफुल है, नोबल है, बट शी हैज़ इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पावर। यहाँ पर लाइक की मदद से ईट्स ने मॉड गॉन की ब्यूटी को और टाइटेंड बो को कंपेयर किया है, तो हम कह सकते हैं कि सिमिलर लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुआ है। एंड ऑफ कोर्स टाइटल ही जो है वो हमें ग्रीक माइथोलॉजी की याद दिलाता है, ट्रॉय। तो बिल्कुल उसी तरह से इसमें भी बहुत सारे इमेजेस ऐसे यूज़ हुए हैं जो ग्रीक माइथोलॉजी से काफ़ी कनेक्टेड हैं, जैसे कि एक बो, फिर नोबलनेस जैसे वर्ड्स यूज़ हुए। हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं एक इमेजरी यूज़ हुई है, बीइंग हाई एंड सॉलिटरी एंड मोस्ट स्टर्न। सॉलिटरी वर्ड का मतलब होता है अकेला, एंड स्टर्न मीन्स समवन हु इज वेरी सीरियस एंड वुड नेवर स्माइल। सो व्हाट इट्स इज ट्राइंग टू से इज कि मॉड गॉन एक हाई स्टेचर की महिला है। ऑफ कोर्स वो नोबल रैंक को बिलोंग करती है, और शायद इसीलिए वो सॉलिटरी है, वो अकेली है, क्योंकि जब हम एक ओहदे पर होते, एक पोस्ट पर होते, तो हमारे साथ बहुत सारे लोग खड़े नहीं होते, और साथ साथ में वो बहुत ज़्यादा सीरियस भी हैं। तो इन लाइन को हम डिफरेंट वेज में इंटरप्रेट कर सकते हैं। एक ये भी कह सकते हैं कि चूंकि वो बहुत सीरियस रहती हैं, वो एक हाई रैंक को बिलोंग करती हैं, और इस वजह से वो बहुत सारे लोगों से घिरी हुई नहीं रहती, अकेली रहती हैं। या हम इसको इस तरह से भी बता सकते हैं कि जो आदमी सच में बहुत ब्राइट होता है, सुंदर होता है, वो इस दुनिया में अनोखा होता है, सबसे अलग होता है, अकेला एग्जिस्ट करता है। नाउ थर्ड रेटोरिकल क्वेश्चन आता है, व्हाई, व्हाट कुड शी हैव डन बीइंग व्हाट शी इज। तो रेटोरिकल क्वेश्चंस वैसे ही पॉइंट को एम्फेसाइज करने के लिए किया जाता है, और यहाँ पे दो दो क्वेश्चन वर्ड्स है, व्हाई, व्हाट। तो इस सेंटेंस को देखकर लग रहा है एज इफ स्पीकर ये पूछ रहे हैं कि व्हाट शी वुड हैव डन बीइंग व्हाट शी इज। वो जो है वैसी पर्सनैलिटी, वैसे सोच के साथ, उस खूबसूरती के साथ, पैशन के साथ, वो और क्या कर सकती थी। मीन्स फंडामेंटली वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो जिस तरह की पर्सनालिटी है, उनकी जिस तरह की सोच हो गई है, उनसे इससे अलग और कुछ उम्मीद नहीं किया जा सकता है। अगेन आप यहाँ पे भी देखिए एलिटरेशन यूज़ हुआ है, वाई, वॉट सकते, वॉट वर्ड रिपीट हुआ है, रिपीटेशन लिटरेरी डिवाइस भी यूज़ हुआ है। एंड द लास्ट लाइन इज, जो कि फोर्थ रेटोरिकल क्वेश्चन है,
वॉज देयर अनदर ट्रॉय फॉर हर टू बर्न। यहाँ पे ट्रॉय को एल्यूड किया जा रहा है आयरलैंड से। जिस तरह से ट्रॉय बर्बाद हो गया, क्या उस तरह से आयरलैंड भी बर्बाद हो जाएगा? सो द लिटरेरी डिवाइस इज एल्यूशन। और यहाँ पे हर यानी कि मॉड गॉन, उसको हेलेन से कंपेयर किया जा रहा है। ये सवाल का जवाब ईट्स ने खुद अपने टाइटल में ही दे दिया है। नो सेकेंड ट्रॉय मीन्स अब एक दूसरी वजह से, एक दूसरी लड़की के कारण एक दूसरा शहर नहीं जलेगा, दूसरा ट्रोजन वॉर नहीं होगा। तो पूरा पोएम पढ़ते पढ़ते हमें लग रहा था कि एक तरफ ईट्स मॉड गॉन की ब्यूटी से को अप्रिशिएट करते हैं, उनके स्टाइल को कहीं ना कहीं पसंद करते हैं, और दूसरी तरफ वो उनके वॉयलेंट वेज को पसंद नहीं करते हैं। तो लास्ट होते होते उनका पॉइंट बहुत क्लियर है। वो ये एम्फेसाइज कर रहे हैं कि नहीं, देयर विल बी नो ट्रोजन वॉर अगेन। मीन्स कि वो अपने आइडियोलॉजीज़ को अब ऊपर रख रहे हैं, वो अपने नॉन वॉयलेंट कन्वेंशनल वेज को आगे रख रहे हैं। अब देखिए कि फर्स्ट और थर्ड लाइन के लास्ट के साउंड सेम है, सेकेंड और फोर्थ लाइन के लास्ट के साउंड सेम है। इसका मतलब कि ऑल्टरनेट लाइन्स के लास्ट के साउंड सेम है। इसका राइम स्कीम हो जाएगा ABAB, CD EF। जिन लाइन्स के लास्ट के साउंड सेम होते हैं उसे हम सेम लेटर से मार्क करते हैं। यही होता है राइम स्कीम का नियम। वैसे तो इस पोएम में एक ही स्टैंजा है, तो अगर इसको ग्रामेटिकली डिवाइड किया जाए तो हम इसे 5 लाइन्स के 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 10 लाइन्स हो गए, और लास्ट का जो 2 लाइन है वी कैन कॉल इट एज अ कपलेट। और हाँ, जो मीटर यूज़ हुआ है दैट इज़ आयम्बिक पेंटामीटर। अगेन आपको अगर मीटर के बारे में, आयम्बिक पेंटामीटर के बारे में डिटेल में जानना है तो सब पे मैंने वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। द थीम ऑफ दिस पोएम, देयर आर बेसिकली 4 थीम्स। द फर्स्ट थीम इज गिल्ट एंड ब्लेम। ब्लेम तो बहुत क्लियर है, ये पोएम का फर्स्ट लाइन ही उसी से है। वाई शुड आई ब्लेम हर मीन्स द स्पीकर इज ब्लेमिंग दैट लेडी मॉड गॉन। एंड गिल्ट शायद इस बात का है कि वो उसे चाहते हुए भी उसे सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, और उसके आइडियाज़ को, उसके आइडियोलॉजीज़ को पसंद न करते हुए भी वो अपने अट्रैक्शन को रोक नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट थीम इज़ पॉलिटिक्स। इसमें आयरलैंड की जो पॉलिटिक्स थी उस वक्त की, जो रिवॉल्यूशन हो रहा था, उन सारे चीज़ों को भी इंक्लूड किया गया है। थर्ड इज़ मेमोरी एंड द पास्ट। द फोर्थ इज जेंडर। ऑफकोर्स यहाँ पे हेलेन को रेफर किया गया फ्रॉम दैट ग्रीक माइथोलॉजी, एंड मॉड गॉन को उससे कंपेयर किया गया है। तो ईट्स महिलाओं के बारे में, विमेन के बारे में उनकी क्या सोच है ये बहुत क्लियर हो रही है सामने में। वो भी शायद यही मानते हैं कि विमेन के कारण ही बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं। सो गाइज, ये था पूरा पोएम, उसकी राइम स्कीम, लिटरेरी डिवाइसेस एंड थीम्स। अगर इन सबको समझने के बाद भी आपके पास कोई डाउट रह गया हो, फील फ्री टू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा और आप मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं, मेरे UPI ID का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, QR कोड यहाँ मेंशन्ड है। यू कैन सेंड whatever amount you wish to send. See you in the next video with a new topic. Till then, keep smiling, have wonderful days. And if you like the video, hit the like button. शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बगल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स अ लॉट।